नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके अंत में कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं। सबसे पहले समझते हैं औद्योगिक प्रदेश क्या होता है। तो सम एरिया वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ मोर इंडस्ट्रीज, मतलब ऐसे कुछ क्षेत्र जहां पे उद्योग धंधों का कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेशन हो जाए, कुछ ज्यादा ही विकास हो जाए। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर उद्योग धंधों के विकास के लिए भौगोलिक और आर्थिक जो दशाएं हैं वो आदर्श होती है, वो आइडियल दशाएं होती है। तो ऐसे तमाम क्षेत्र जहाँ पे भौगोलिक जो कारक हैं उद्योगों की स्थापना के वो फेवरेबल है, इकोनॉमिक कारक हैं वो फेवरेबल है, तो ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे उद्योग धंधे एक साथ पनप जाते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे एक साथ पनपे हैं उनको हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। अब हम किसी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहें या ना कहें, इसके पीछे क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं? तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे उस क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनकी संख्या कितनी है टोटल। दूसरा, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर और एम्प्लॉइज, उन उद्योग धंधों में जो वहां पर लगी कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वर्कर्स कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो टोटल ऊर्जा यूज हो रही है उस पूरे एरिया में, उसमें से कितनी मात्रा उद्योगों के द्वारा यूज की जा रही है। जितनी ज्यादा की जा रही होगी उतना ही प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल यूनिट्स ज्यादा होंगी। फिर टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कितना उत्पाद हो रहा है टोटल। और चेंज इन द प्राइस एंड यूटिलिटी ऑफ गुड्स, जो भी सामान हम उद्योग धंधों में बनाते हैं वो सामान की उपयोगिता बढ़ जाती है, और उपयोगिता बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, दोनों चीजें बढ़ती है। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बना रहे हैं और उसकी प्राइस में कितनी वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी सहायता से हम किसी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश घोषित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही बड़ा औद्योगिक प्रदेश वो बनेगा। अब हम थोड़ा वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं कि उद्योग की क्या स्थिति है। तो भारत सहित अगर हम टोटल दुनिया में देखें तो तमाम देशों ने औद्योगिक विकास किया है, लेकिन कुछ ने ज्यादा किया, कुछ ने कम किया। तो सबसे ज्यादा जो औद्योगिक विकास दुनिया में देखने को मिलता है उसके तीन सेंटर बनते हैं। एक तो उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी तट है अटलांटिक ओशन के किनारे, वहां कनाडा भी है, और ये पूरा रीजन, इसमें काफी भारी औद्योगिक विकास हुआ है। दूसरा क्षेत्र है यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से लेकर रूस तक, ये पूरा जो रीजन है यहाँ भी भारी मात्रा में उद्योग धंधों का विकास हुआ है। और इसी तरह से तीसरा जो रीजन है वो यहाँ है, यहाँ चाइना है इस तरह से, और यहाँ जापान है, और इसके आसपास कुछ छोटे छोटे देश और है। तो ये पूरा जो तीन रीजन है वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इसके अलावा ये जो जो लाल लाल डॉट आपको नजर आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक स्थिति रखते हैं। जैसे भारत में भी हम देखें, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, अहमदाबाद है। तो इस तरह के जो सेंटर्स हैं वहां पर भी उद्योग धंधों का काफी विकास हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो ज्यादा विकास नहीं देखने को मिलता है। यहाँ ब्राजील, अर्जेंटीना में थोड़ा, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन एज यूजुअल, जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में इसका ज्यादा विकास नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा विकास यहाँ पर है इस बेल्ट में। और इस बेल्ट को हम कहते हैं पावर बेल्ट, शक्ति बेल्ट है, शक्ति पेटी है ये। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है दुनिया भर में उद्योगों के अंदर, वो इसी बेल्ट में हो रहा है। यानी कि यहीं पर उद्योग धंधों का सबसे ज्यादा विकास है और सबसे ज्यादा आउटपुट भी होता है। तो ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो था। अब हम भारत में बात करेंगे कि ऊर्जा जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं भारत के, वो कौन से हैं। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो इस मैप में स्पष्ट है। यहाँ नंबरिंग है, वही नंबरिंग मैंने यहाँ कर रखी है। तो जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश हम देखेंगे तो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है, नंबर 1 ये वाला। फिर नंबर 2 हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, ये वाला। तीसरा, बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ देख सकते हैं। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। उसके बाद गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ औद्योगिक प्रदेश। और अंतिम है कोल्लम तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर केरल। तो ये जो आपको पेज नजर आ रहे हैं, भारत में इन इन स्थानों पर उद्योग धंधों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अब हम एक एक इंडस्ट्रियल रीजन को लेकर आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि यहाँ ऐसा क्या था जिसकी वजह से उद्योग धंधों का ज्यादा विकास हुआ, और वो प्रमुख उद्योग धंधे कौन से। लेकिन इन प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अलावा भारत में 13 लघु औद्योगिक प्रदेश भी है, जिन्हें हम माइनर इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। और उन 13 की लोकेशन ये इस तरह से बनती है। जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश है उनसे ये थोड़े कम विकसित होते हैं।
इसी तरह से अगर हम देखें तो भारत के अंदर 15 औद्योगिक जिले भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे डॉट। तो ये जो 15 औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट हैं और जो 13 माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है उनकी हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो प्रमुख 8 औद्योगिक प्रदेश हैं उनके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं एक एक लेकर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की। ठीक है, तो पहला औद्योगिक प्रदेश हमारा ये है, यहाँ पर हम इसको लेते हैं। अब ये भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश वर्तमान में माना जाता है, और इसके सबसे बड़े होने के पीछे क्या कारण है, ये क्यों इतना विकसित हो गया, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो फैसिलिटीज क्या क्या मिली हुई है इसको, क्या आदर्श दशाएं यहाँ पर उपलब्ध है जिससे इसका विकास बहुत ज्यादा हुआ। सबसे पहली बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र यहाँ बहुत विकसित रहा, और इसकी शुरुआत आज नहीं बहुत पहले हो गई थी। मुंबई बंदरगाह की स्थापना अंग्रेजों ने ही कर दी थी 1774 में। उसके बाद आजादी के बाद 1989 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और बनाया भारत सरकार ने। तो मुंबई को अभी दो प्रमुख बंदरगाह, दुनिया के प्रमुख बंदरगाह हम इन दोनों को कह सकते हैं, वो इसकी सुविधा इसको मिलती है, तो चीजों को आयात निर्यात करना बहुत ही आसान है। दूसरा, हम पहली रेल भी कहते हैं तो वो मुंबई के अंदर ही चली थी 1853 में। पहला एयरपोर्ट जो भारत के अंदर बना वो भी 1930 में यहीं पर बना था। रोड वेल कनेक्टेड है चारों तरफ से, तो चाहे कच्चा माल मुंबई तक पहुंचाना हो, मुंबई से निर्मित माल किसी भी माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, जहाज के माध्यम से भेजना बड़ा आसान है। अगली इसको फैसिलिटी है ऊर्जा संसाधनों की। हमने ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ वेस्टर्न घाट में जल विद्युत उत्पादन जो शुरू हुआ था 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआती दौर में, डिटेल स्टडी हमने पहले की है इसकी। इसके बाद मुंबई हाई में पेट्रोलियम फील्ड मिल गया जो बिल्कुल यहाँ पर है, और ये भारत का अभी सबसे बड़ा समुद्र के अंदर से निकाला जाने वाला ऑयल फील्ड है, 1965 से वहाँ काम हो रहा है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हमने कहा वो 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा, वो भी यहीं पर स्थित है। तो इन सब से इनको एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा संसाधन इसको मिल जाते हैं आसानी से। इसके अलावा यहाँ पीछे सारी ब्लैक सॉइल है, पूरे महाराष्ट्र गुजरात ये पूरा रीजन ब्लैक सॉइल है, और उसमें कॉटन का उत्पादन होता है। तो वहाँ जो कपास से सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण है उसका, उस उद्योग का काफी विकास हुआ। एग्रीकल्चर संबंधी रॉ मटेरियल, बाहरी कृषि होती है, इसलिए कृषि संबंधी जितने भी यहाँ पर उद्योग धंधे पनप सकते हैं सारे पनप गए हैं। उसके बाद में चीप लेबर, हम जानते हैं कि मुंबई तो भारत के किसी भी स्टेट से वहां लोग जाते हैं, और वहां सब तो आसानी से भारी पॉपुलेशन होने की वजह से चीप लेबर, सस्ता मजदूर वहां पर काम करने के लिए मिल जाता है। और ये सबसे बड़ा महानगर है भारत का, तो ऐसे, और महाराष्ट्र वैसे भी बड़े स्टेट में शुमार है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वहाँ डिमांड रहती है, मार्केट अवेलेबल है हर चीज का। तो इस वजह से वहाँ उद्योग धंधों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, तो इस पूरे रीजन का भी यहाँ ज्यादा विकास हुआ। अब यहाँ पर जो मेजर फीचर्स हैं इसके, उसकी बात करते हैं। तो ये थाने से लेके पुणे तक, अगर हम इसको देखेंगे इधर थाने से लेके पुणे तक पूरा बड़ा रीजन यहाँ पर ये डेवलप हो गया है, कंटिन्यूस शहर बन गया एक तरह से, हम ये भी कह सकते हैं। मुंबई को हम इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी कहते हैं भारत की। तो वो जो उद्योग धंधों के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सारा मौजूद है। यहाँ जो मुख्य उद्योग विकसित हुए हैं उसमें सूती वस्त्र उद्योग 1854 से ही यहाँ पर है, और अभी भी भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा सेंटर है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। बॉलीवुड, भारत का जो फिल्म उद्योग है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1000 फिल्में प्रति वर्ष बनती है लगभग। इसी तरह से मजगांव डॉक, यहाँ मुंबई के पास में एक मजगांव डॉक जगह है जहाँ पे जहाज बनाने का बहुत बड़ा कारखाना 1960 से ही रन हो रहा है, तो वो भी यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हुई है। टाटा मोटर्स लिमिटेड जो व्हीकल्स बनाती है वो 1945 से यहाँ काम कर रही है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। और टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जो 1945 से मुंबई में ही काम कर रही है। भारत में कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड है, हिंदुजा ग्रुप की है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है, और ये जो अशोक लेलैंड है वो 1948 से काम कर रहा है। तो भारत में कमर्शियल व्हीकल बनाने वाले तीन क्रमशः जो कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें से दो तो इसी इंडस्ट्रियल रीजन में मौजूद है। इस इंडस्ट्रियल रीजन की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके पास अभी विकास करने को ज्यादा जगह नहीं बची, वो पूरा फिल हो गया है लगभग, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, विकास इतना ज्यादा, तो ये है। तो अब ये इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो होते हैं, तो वर्टिकल तो इसके पास खत्म गया, अभी हॉरिजेंटल एक्सपांशन पर आ गया है, मतलब इस तरह से बड़ी कई फ्लोर्स वाली बिल्डिंगें खड़ी की जाए, तो इसकी साथ बड़ी समस्या है। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक प्रमुख उद्योग हैं।
क्योंकि उद्योग बहुत सारे डेवलप होते हैं और हर जगह पे हो जाते हैं, लेकिन कुछ औद्योगिक प्रदेशों के लिए कुछ इंडस्ट्रीज उसके आइकन होती है, कुछ खास महत्व रखती है, और ये इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर बहुत खास महत्व इसके लिए रखती है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स है, चमड़े का सामान, ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये सिंथेटिक और प्लास्टिक के सामान, ड्रग्स जिसमें हम दवाइयाँ वगैरह भी कह सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, फूड इंडस्ट्री, कागज उद्योग, बहुत सारे छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं वो हर जगह डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर भी उनका विकास बहुत ज्यादा हुआ है। ये पूरा मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है जो भारत का सबसे बड़ा है। इसका बहुत बड़ा हिंटरलैंड है, राष्ट्र प्रदेश जिसको हम कहते हैं, और बहुत ही सशक्त इंडस्ट्रियल रीजन है भारत का। ये मुंबई पोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं, ये भारत की पहली रेल जो इमेज कर सकते हैं। अब इस पूरे रीजन के अलावा महाराष्ट्र के अंदर, ये तो पूरा रीजन यहाँ है ही है, मुंबई से लेके थाने से लेके पुणे तक। इसके अलावा भी नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर, अहमदनगर, लातूर, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, और ये बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे कई सारा औद्योगिक विकास महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। अगला हम बात करेंगे हुगली इंडस्ट्रियल रीजन की। तो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर है, हुगली नदी के किनारे वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर इस रीजन को हम देखें तो हुगली नदी के किनारे किनारे लगभग 100 किलोमीटर का एक बेल्ट है, पतला बेल्ट, जहां पर उद्योग धंधों का विकास हुआ है। और ये बेल्ट नॉर्थ में यहाँ एक जगह बांसबेरिया और नेहाटी, वहां से लेकर शुरू होता है और अंत में बिरला नगर तक ये पहुंचता है। और इस पूरे रीजन का जो सेंटर पॉइंट है वो कोलकाता और हावड़ा है। ठीक है, बीच में नदी है, एक तरफ कोलकाता एक तरफ हावड़ा है, तो उसको जोड़ने के लिए पुल बनाया गया जिसकी हम बाद में बात करेंगे, तो उसका सेंटर पॉइंट है। बाकी पूरी नदी के किनारे लगभग 100 किलोमीटर लंबा एक बेल्ट है। उस पूरे बेल्ट के अंदर भारी मात्रा में उद्योग धंधों का विकास हुआ है। अब यहाँ फैसिलिटीज क्या है? फैसिलिटीज ये है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बना दिया था 1773 से लेकर 1912 तक, तो यही यहाँ रही। फिर 1911 के अंदर वो दिल्ली शिफ्ट कर ली गई, जो कैपिटल थी उसकी। तो इस वजह से इसको वो बेनिफिट मिला, कैपिटल होने का बेनिफिट उस समय अंग्रेजों में मिला। फिर ये भारत में जब रेशम मार्ग चल रहा था तभी से ट्रेड सेंटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा, तो उसका भी फायदा इसको मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी यहीं पर उसकी स्थापना की, तो उसका फायदा इसको मिल रहा है। इसका हिंटरलैंड जो है वो काफी रिच है, पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, यहाँ पीछे आप देखिए, ये यहाँ से लेके ये पूरा इसका हिंटरलैंड है। इधर असम और पूरे सेवन सिस्टर का हिंटरलैंड यहीं पर है, क्योंकि इस तरफ भारत का कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए इन सारे राज्यों को यही बंदरगाह सेवाएं देता है। तो यहाँ की जितनी चीजें वो भी यहाँ आती है। कोलकाता से लेकर ये बिहार और वेस्ट उत्तर प्रदेश का ये पूरा हिस्सा यहीं पर आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के लिए यही बंदरगाह सेवाएं देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा हिंटरलैंड रखता है। और एग्रीकल्चर के मामले में यहाँ इन क्षेत्रों में हमने खनिजों को देखा, बहुत सारे खनिज यहाँ पाए जाते हैं, बहुत कृषि यहाँ पर होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े नगर हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज इसको यहाँ पर मिलती है। साथ ही मिनरल्स के लिए हमने यहाँ पहले भी बात की, बहुत सारे खनिज संसाधन यहाँ, कोयला, लोहा, तमाम तरह के खनिज यहाँ मौजूद है, जो इसी के पृष्ठ प्रदेश में आता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात है तो यहाँ बंदरगाह है, हुगली नदी के अंदर जहाज चल सकते हैं, रेलवे का भारी विकास है, एयरपोर्ट का विकास है, सड़कों का भारी विकास, सभी तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। दामोदर नदी घाटी परियोजना बनने से वहां से इसको जल विद्युत उत्पादन होता है, तो बिजली की सुविधा भी मिल जाती है, और कोयला तो यहाँ आसपास है ही है। असम से जो चाय का उत्पादन होता है वो सारा भी यहीं से निर्यात होता है, क्योंकि इधर कोई बंदरगाह नहीं है, यहीं आता है वो सारा, तो वो भी इसके लिए एक इंटरलैंड है। सस्ती लेबर जो है वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा भारी पॉपुलेशन वाली जगह है सारी, तो यहाँ आसानी से लेबर सारी अवेलेबल हो जाती है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ मार्केट अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख उद्योग विकसित हुए। तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और इसकी आइकन जो इंडस्ट्री है वो है जूट इंडस्ट्री। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, रिसरा में यहाँ पर 1855 में पहली मिल लगी थी। उसके अलावा टीटागढ़ पेपर मिल 1882 में लगी, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग और इंजीनियरिंग लिमिटेड था 1976 के अंदर यहाँ लगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW कहते हैं, 1950 से यहाँ पर ये काम कर रहा है, अगर हम इसको देखेंगे तो। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, ये पहले कोयले से चलने वाले रेलवे के इंजन बनाता था, बाद में डीजल से चलने वाला भी, और अभी ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले भी बनाता है। तो भारत में काफी बड़ी कंपनी है रेलवे के इंजन बनाने के लिए, 1950 से काम कर रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी और उससे संबंधित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का विकास यहाँ हल्दिया के आसपास हुआ है। इसके अलावा इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल सामान है, मतलब वस्त्र उद्योग, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, छोटे छोटे सारे उद्योग धंधे हर जगह पर विकसित होते ही हैं।
ये देखिए एक सैटेलाइट इमेज में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये हुगली नदी है और ये पूरा देखिए इंडस्ट्रियलिज्म, पूरा भारी मात्रा में यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है और नदी के दोनों तरफ ये 100 किलोमीटर का धारा लगभग है। तो इसका सेंटर पॉइंट ये हावड़ा ब्रिज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस चीज को इस मैप से भी समझ सकते हो। यहाँ नदी बीच में से गुजरती है, नेहाटी जगह, नेहाटी से लगे हुगली होते हुए श्रीरामपुर, ये टीटागढ़, ये रिसरा, बहुत है, बहुत सारी जगह, शिवपुर होते हुए यहाँ पर कोलकाता और हावड़ा, ये दोनों इस तरफ है, ये बजबज। तो यहाँ से लेते हुए पूरा रीजन है, फिर हल्दिया जो बंदरगाह है वहां तक ये फेमस, बहुत बड़ा रीजन है। ये वो हावड़ा ब्रिज जो 1943 में बनाया गया था नदी के आर पार, दोनों नदी के इस तरफ और इस तरफ वाले स्थानों को जोड़ने के लिए। ये कोलकाता बंदरगाह है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। तीसरा औद्योगिक प्रदेश बेंगलुरु तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन है। ये जो रीजन है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में विकसित है, इस तरह से दोनों की बॉर्डर के आसपास। और इसको हम ऐसा कहते हैं कि आजादी के बाद बहुत तेज गति से इसने विकास किया। आजादी से पहले यहाँ कोई विकास नहीं था, उसके बाद में ही विकास हुआ है। क्योंकि इन दोनों की हम बात करें तो ये भी अंग्रेजों ने विकसित कर दिया था, ये भी अंग्रेजों ने विकसित कर दिया था, लेकिन यहाँ कोई इस तरह का विकास नहीं हुआ था, इसलिए आजादी के बाद तेज गति से इसका विकास माना जाता है। अब यहाँ पर क्या फैसिलिटीज हैं? एक तो यहाँ लिटरेसी रेट ठीक ठाक होने की वजह से स्किल लेबर मिल जाती है। खनिज संसाधन मुख्यतः अगर हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इनकी बात करें तो यहाँ काफी खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, कोयलों को छोड़कर। कोयला भी पाया जाता है लेकिन वो लिग्नाइट है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह की फैसिलिटीज यहाँ मौजूद है आसपास, इधर और इधर बंदरगाह भी मौजूद है। यहाँ चेन्नई बंदरगाह है, इधर केरला के अंदर कोची बंदरगाह है, और भी कई सारे, मैंगलोर बंदरगाह भी यहाँ पर है कर्नाटक में। तो वो फैसिलिटीज को मिलती है। रेलवे का विकास भी एनफ हो चुका है, सड़कें भी यहाँ पर है। कर्नाटक के अंदर सिल्क प्रोडक्शन होता है तो कच्चा माल उसका भी मिल जाता है। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन, मेट्रो परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, पापनाशम, पायकारा, शरावती, ये सारी जो परियोजनाएं हैं उनसे इसको बिजली भी मिल जाती है। तो कोयला नहीं होने की जो भरपाई है वो इससे हो जाती है। अब यहाँ कौन कौन से उद्योग विकसित हुए हैं? तो इस पूरे क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो बेंगलुरु के आसपास ज्यादा विकसित हुई है। और इसीलिए हम इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में जगह जहाँ दुनिया में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विकसित हुई है। तो उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर ये बेंगलोर है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रूप में विकसित हुआ है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली। और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो, इसमें किसी तरह के कच्चे माल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आदमी के दिमाग, इसको ब्रेन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित हुई। इसलिए आप देखेंगे बेंगलुरु के आसपास सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का बहुत विकास हुआ है। कोयम्बटूर को हम दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। मदुरई भी को सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। हमने लोह इस्पात इंडस्ट्री के लिए विश्वेश्वरैया आयरन वर्क्स एंड आयरन स्टील वर्क्स की बात की थी, जो भद्रावती में बिल्कुल इसके नॉर्थ हिस्से पे यहीं पर है। हमने सेलम स्टील प्लांट की बात की जो तमिलनाडु में इसी जगह पर है, यहीं पर है। तो इसकी फैसिलिटीज को मिल जाती है, सारा लोहा जो है वो इस पूरे रीजन को सप्लाई हो जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको हम हाल कहते हैं, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हवाई जहाज बनाने का भारत का एकमात्र प्लांट है, वो भी बेंगलुरु में ही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी जिसको कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, 1948 में इसकी स्थापना। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेंगलुरु के अंदर है, ये भी 1954 से यहाँ काम कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इसरो कहते हैं, ये भी 1959 से यहीं पर बेंगलुरु के अंदर ही है और स्पेस संबंधी रिसर्च करता है। इसके अलावा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बीईएमएल कहते हैं इसको हम, बेंगलुरु में 1964 से ये है। ये परिवहन संबंधी और जो जो मिलिट्री संबंधी चीजों को बनाने में अपनी महारत रखता है। तो ये सारी इंडस्ट्री इसकी पहचान है, मेजर इंडस्ट्री है ये सारी यहाँ की। इसके अलावा भी शक्कर बनाना, चमड़ा उद्योग, केमिकल, ये छोटे छोटे उद्योग मैंने आपको कहा हर इंडस्ट्रियल बेल्ट के साथ में लगे ही रहते हैं, होता ही है। मैंने अभी एक एचएमटी की बात की थी, ये काफी बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1953 में यहाँ बेंगलुरु के अंदर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यही है भारत लेवल का, लेकिन इसके 4 और प्लांट हैं, जिसमें से एक प्लांट 1963 में पंचकुला पिंजौर के अंदर स्थापित हुआ था, हरियाणा में। इसके अलावा 1964 में एक प्लांट इसका कालामासेरी में लगा, केरला के अंदर। अगला जो प्लांट है वो हैदराबाद में लगा 1965 में। और पांचवा प्लांट 1970 में अजमेर के अंदर लगा, एचएमटी। एचएमटी जो है वो ट्रैक्टर आपने सुने होंगे, घड़ियां आपने सुनी होगी, बेयरिंग वगैरह, ऐसी कई सारी चीजें ये बनाते हैं। 2014 से ऐसे न्यूज आती रहती है कि इसको बंद कर दिया जाए, घाटे में चल रही है ये वो, लेकिन अभी भी काम कर रही है। 2021 में इन्होंने घड़ियों के कुछ नए मॉडल भी लॉन्च किए हैं, तो छुटपुट इस तरह की न्यूज मिलती रहती है।
अगला जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है उसके किनारे किनारे पर ये विकसित हुआ है। तो इसको हम अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद और वडोदरा यहाँ पर दो बड़े सेंटर है। इसका जो विस्तार है वो वलसाड़ सूरत से होता हुआ साउथ तक है और वेस्ट में जामनगर तक है। यहाँ वलसाड़ और सूरत है, और इस तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ जामनगर है। पूरा बड़ा रीजन है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये है, और केंद्र बिंदु इसका अहमदाबाद है। तो इस तरह से ये पूरा रीजन यहाँ विकसित हुआ है उद्योगों के हिसाब से। अब यहाँ आदर्श दशाएं क्या है, कच्चा माल उपलब्ध है, खनिज संबंधी हो, कृषि संबंधी हो, सारे कच्चे माल यहाँ पर। बहुत पीछे इसका इंटरलैंड भी काफी बड़ा है, और इस हिंटरलैंड, ये सारा जो हिंटरलैंड है वो इस यहीं पर आता है। ये मतलब बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह यहाँ पर है। इन सारे राज्यों की जो वस्तुएं से बंदरगाह से तो सबसे नियरर ये है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ आसानी से पहुंच जाती है। चीप लेबर यहाँ भी मौजूद है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। पंडित दीनदयाल पोर्ट में कह रहा हूँ, कांडला बंदरगाह जिसको हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, वो यहाँ पर विकसित किया गया है आजादी के बाद। तो वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में बंदरगाह यहाँ पर मौजूद है। इधर इस तरफ रेलों का विकास है, सड़कों का विकास है, सभी तरह का विकास है यहाँ पर। अब जो उद्योग यहाँ विकसित हुए हैं उसमें से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके बाद में भारी मात्रा में, हमने काफी पहले भी बात की, अहमदाबाद को मैनचेस्टर भी कहते हैं। डेयरी उद्योग की अगर हम बात करें तो उसका भी काफी यहाँ पर विकास हुआ है। आप लोगों ने अमूल डेयरी का नाम सुना होगा, 1946 से वो डेयरी यहाँ काम कर रही है, और भारत की सबसे प्रमुख डेयरी सरस डेयरी का भी हम नाम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, अंकलेश्वर, वडोदरा, कोयली, जामनगर, यहाँ पर बहुत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री विकसित हुई है। इसके अलावा केमिकल, सीमेंट, इंजीनियरिंग, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनरी, दवाइयाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर विकसित हुई है। छोटे छोटे उद्योग बहुत सारे हैं। कुछ बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं गुजरात के अंदर, उसमें भरूच, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, सूरत, जामनगर, राजकोट, वलसाड़, ऐसे सारे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे सेंटर हैं जहाँ पर उद्योगों का भारी विकास हुआ है। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक प्रदेश की। ये जो प्रदेश है वो झारखंड, उत्तरी ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इन तीनों राज्यों में, यहाँ देखिए झारखंड, ये उत्तरी ओडिशा और ये वेस्ट बंगाल, इन तीनों में है। इसको हम भारत का रूअर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि लोह इस्पात इंडस्ट्री का ज्यादा विकास हुआ। रूअर जर्मनी में है, वहां भी इस इंडस्ट्री का काफी विकास हुआ है। और भारत का इंडस्ट्रियल हार्ट कहते हैं, औद्योगिक हृदय भारत का इसी क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जो उद्योग विकसित हुए हैं उन उद्योगों को हम कहते हैं भारी उद्योग कहते हैं। तो ये सारे भारी उद्योग के लिए यहाँ फैसिलिटीज क्या है, तो आपको पता है ये पूरा मिनरल बेल्ट है। हमने बार बार बात की थी, छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज भंडार है, तो यहाँ पर खनिज भारी मात्रा मिल जाता है। इसमें लोहा, कोयला तो है ही है, दूसरे भी कई सारे खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं। पावर की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है यहाँ पर, और कई सारे थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं। कोलकाता बंदरगाह मिल जाता है इसको, और मार्केट भी एक बहुत बड़ा, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। चीप लेबर यहाँ आसपास हम जानते हैं, बिहार, यूपी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ सस्ता मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये बेसिकली ये जो रीजन है वो एसटी डोमिनेट करने वाले रीजन से है, और जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो भारत सरकार ने ऐसी नीति भी बनाई कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे विकसित किया जाए ताकि इस बेल्ट का ज्यादा विकास हो। मुख्य जो इंडस्ट्री है यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री, सारे भारी उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं, और इस बात को हम इससे समझ सकते हैं। लोह इस्पात उद्योग में हमने कई कंपनियों की बात की थी, उसमें टिस्को, इसको, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सारे आयरन और स्टील प्लांट के बड़े बड़े प्लांट है, वो सारे इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। डिटेल में हमने पहले भी इनके बारे में बात की है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, माइनिंग इक्विपमेंट, सीमेंट, मेटल, ये सारे उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं। मेजर सेंटर्स यहाँ पर रांची, धनबाद, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, ये कुछ और मेजर रीजन यहाँ पर डेवलप हुए हैं। अब हम बात करेंगे विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। ये वाला एक छोटा सा रीजन यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के वहां पर। तो विशाखापट्टनम से प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट तक ये पूरा बेल्ट है, कोस्टल आंध्र प्रदेश भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ जो फैसिलिटीज हैं उसमें विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, ये दोनों बंदरगाह यहाँ पर मौजूद हैं। एग्रीकल्चरल क्षेत्र, काफी एग्रीकल्चर का विकास हुआ, तो उससे संबंधित रॉ मटेरियल मिलता है। मिनरल्स के अंदर भी ये बहुत रिच क्षेत्र है, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, इधर महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का, ये सब यही पास में पड़ता है, ये वाला रीजन। तो ये मिनरल के हिसाब से भी काफी रिच क्षेत्र है। कोयला गोदावरी बेसिन में, यहाँ पर गोदावरी नदी बेसिन में कोयला जो मिलता है उसके लिए सबसे नियरर जगह है। साथ ही यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टा है उसमें भी पेट्रोलियम की खोज भी वहां पर हुई है, नेचुरल गैस की खोज भी वहां पर हुई है, तो उससे भी इसको फायदा मिलेगा। जो मुख्य उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं उसमें विशाखापट्टनम एक बड़ा सेंटर यहाँ पर है, जहां पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो जहाज बनाने की प्रमुख कंपनी है 1941 से, वो यहाँ काम करती है। कुछ रिफाइनरी लगी हुई है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का विकास यहाँ पर हुआ है। आयरन एंड स्टील प्लांट की हमने पहले यहाँ विशाखापट्टनम में बात की ही है। इसके अलावा सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट है गुंटूर के अंदर।
कुछ और इंडस्ट्रीज में शुगर, टेक्सटाइल, पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये सारे छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो काफी यहाँ पर विकसित हुए ही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हम देखें तो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, कुर्नूल, गुंटूर, ये कुछ और रीजन है जो जहाँ पर इसका विकास यहाँ पर हुआ है। अगला इंडस्ट्रियल रीजन है गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन, जो नॉर्थ में यहाँ पर है। अब इस रीजन की बात करें तो ये मिनरल और पावर रिसोर्सेज से बिल्कुल दूर है। यहाँ न तो कोई ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है नेचुरली, और न ही कोई खनिज वगैरह यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है पूरा। इसका जो विकास है वो ज्यादा आजादी के बाद हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका यहाँ ज्यादा विकास नहीं किया था। इसलिए हम कहते हैं कि ये वर्तमान में बहुत तेज गति से विकास करने वाला प्लांट औद्योगिक रीजन है। इसके दो प्रमुख बेल्ट हैं जो जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम बीच में दिल्ली, पहला आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, यूपी की तरफ वाला एक बेल्ट है, और दूसरा फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, ये एक हरियाणा की तरफ वाला बेल्ट है। तो बीच में दिल्ली, यूपी और हरियाणा दोनों तरफ के जो बेल्ट है उनमें पूरा एक ऐसा बड़ा लंबा बेल्ट बन गया है, जिसमें इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। यहाँ फैसिलिटीज क्या है? फैसिलिटीज एक तो राजधानी है और एक एनसीआर है। इसके बारे में हम आगे थोड़ी बात करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है, जो बांध परियोजना है, वहां से इसको मिल जाती है। कृषि के लिए तो ये पूरा क्षेत्र बहुत ही पॉपुलर है। पूरे मैदान में भारी एग्रीकल्चर, तो उससे संबंधित सारा यहाँ पर कच्चा माल मिल जाता है। एग्रीकल्चर का विकास भी यहाँ बहुत, ट्रांसपोर्टेशन, सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे सड़क की बात करें, रेल की बात करें, और हवाई जहाज की बात करें। जल विद्युत, जल परिवहन यहाँ का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि कोई आदर्श दशा यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर इसको पोर्ट की बात हो तो फिर इसको कांडला बंदरगाह तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसके इंटरलैंड में आता है। अब हम यहाँ प्रमुख इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हल्के उद्योग जिसको हम कहते हैं, और मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है उनको, जो जिसको हम और मोटे तौर पर कहें, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, जो जोड़ तोड़ के चीजें बनाती है, उस तरह के उद्योग धंधों का यहाँ पर ज्यादा विकास हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल से काफी दूर है, जो ऊर्जा और खनिज है उनसे काफी दूर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का यहाँ अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिला है। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसका बहुत इसमें विकास हुआ है। साथ ही आगरा को अगर हम देखें तो यहाँ ग्लास, कांच उद्योग का बहुत विकास देखने को मिलता है। मथुरा और पानीपत में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। मानेसर, गुड़गांव जो है वहां पर ये मारुति सुजुकी कार की जो फैक्ट्री है, बेसिकली 1981 में यहाँ मारुति उद्योग लिमिटेड स्थापित हुआ, जो भारतीय कंपनी थी। उसके बाद जापान से सुजुकी भारत आती है, और सुजुकी कंपनी अकेली उस समय भारत में काम नहीं कर सकती थी, तो उसने इसके साथ मिलकर मारुति सुजुकी बनाया। हीरो होंडा भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह का उदाहरण है। ये मानेसर यहाँ पर व्हीकल्स बनाने के लिए काफी पॉपुलर है। और जो मारुति सुजुकी है वो भारत की चौपहिया वाहन, जो पैसेंजर चौपहिया वाहन है, उसमें 50% रोल रखता है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी भारत की है। ये गुरुग्राम के अंदर इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का भी एक बड़ी कंपनी जो काम करती है 1961 से, स्टेट की कंपनी है ये। फरीदाबाद में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं। गाजियाबाद में एग्रो इंडस्ट्रीज का विकास काफी हुआ है। पेपर मिलें हैं, सहारनपुर, यमुनानगर आदि बहुत सारी जगह और भी है। शक्कर, एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स है, क्योंकि यहाँ कृषि संबंधी बहुत सारा काम होता है। टेक्सटाइल, ग्लास, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब चीजें यहाँ पर इनसे संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। कुछ मेजर जो इम्पोर्टेंट नोड्स हैं उसमें मोदी नगर, सोनीपत, पानीपत, बहुत सारे, ये पूरे बेल्ट में बहुत नगर हैं जहाँ पर काफी विकास हुआ है। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की मैंने आपको पहले कहा था हम बात करेंगे। तो 1985 के अंदर भारत सरकार जो है, या पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट। तो 1985 से दिल्ली के आसपास ये एक विकास हो रहा है। बेसिकली क्या, जब आजादी मिली और दिल्ली राजधानी थी, तो दिल्ली के आसपास बहुत सारे उद्योग धंधे लगते गए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई। जितनी पॉपुलेशन वहां पहुंचे तो फिर रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, पानी नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, ये सारी समस्या आने लगी। तो इस पॉपुलेशन को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए दिल्ली के आसपास ये एक नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया। इस नेशनल कैपिटल रीजन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये दिल्ली है बीच में, इधर यूपी के, इधर हरियाणा और इधर राजस्थान के जिले हैं। तो ये सारी जो पॉपुलेशन है दिल्ली पहुंच रही थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस रीजन में ही वो रुक जाए, दिल्ली तक ना पहुंचे। तो उसके लिए इस क्षेत्र का विकास करने की सरकार ने योजना बनाई, जिसको हम एनसीआर कहते हैं। इसके अंदर देखिए, हरियाणा के लगभग 14 जिले, यहाँ पर देखिए करनाल, जिंद, पानीपत से लेता हुआ नूर, पलवल तक, इधर महेंद्रगढ़ तक 14 डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसके अंदर हैं, जिसमें ये शामली से लेकर यहाँ गौतम बुद्ध नगर तक, ये सारे जिले हम देख सकते हैं इसमें।
राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर, और पूरा दिल्ली इसमें आ गया। ऐसा करके इन सबको जोड़े तो लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक बेल्ट है, जिसको हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है, जो उद्योग धंधे वगैरह लग रहे हैं वो इन क्षेत्रों में लगवाती है, ताकि वो पॉपुलेशन सीधी दिल्ली तक ना पहुंचे, इसी रीजन में रुक जाए और दिल्ली की वो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। तो इसको हम एनसीआर कहते हैं। इसमें इस चित्र से हम समझ सकते हैं दिल्ली है, 50 किलोमीटर के रेडियस में आप देखिए ये बेल्ट बनता है, 100 किलोमीटर के रेडियस में ये बेल्ट बनता है, 150 किलोमीटर के रेडियस में ये, फिर 200 किलोमीटर के रेडियस में ये बेल्ट बनता है। आप देखिए, तो ये पूरा रीजन है। धीरे धीरे इसको बेल्ट दर बेल्ट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे बढ़ते जाएंगे फिर आगे चलता जाएगा 250, 300, 350, 400, फिर यहाँ देखिए देहरादून तक ये विकसित हो जाएगा। कानपुर, बरेली, ग्वालियर, कोटा, जयपुर, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये पूरा एक नेशनल कैपिटल रीजन का स्कीम है। एक और चीज यहाँ पर, जैसे मैंने पहले मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ पर फिर हम दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन, तो भारत सरकार ने एक और योजना बनाई है जिसको हम कहते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी। इस डीएमआईसी के तहत 1483 किलोमीटर लंबा एक पूरा बेल्ट विकसित किए जाने का प्लान है, जो भारत के 89 जिलों से होकर गुजरेगा, और ये इन सारे स्टेट्स के अंदर से होगा। अब यहाँ पर 6 स्टेट्स हैं, आप देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो एनसीआर है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सब जगहों से ये पूरा रीजन है। तो पूरे रीजन को डेवलप करने का प्लान है, जो दादरी से शुरू होगा एनसीआर में और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक चलेगा मुंबई में। तो इस पूरे रीजन को इस मैप में हम समझ सकते हैं, ये पूरा बेल्ट है जिसमें उद्योग धंधों का विकास करने के लिए भारत सरकार प्लान कर रही है, पूरा एक बेल्ट विकसित हो जाए। और आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में सुना होगा, वो इसके पैरेलल चल रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है लगभग। इसको और जूम करके हम देखें तो ये पूरा रीजन है डीएमआईसी के नाम से। दादरी देखिए, दादरी से लेकर यहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये पूरा बेल्ट विकसित करना, काफी बड़े बड़े नगर यहाँ पर है, औद्योगिक नगर भी यहाँ पर है, इसका विकास बड़ा आसान है, जिसको हम डीएमआईसी कहते हैं। इसके बाद हम लास्ट इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेंगे, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल में एक पतला सा बेल्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन है, इन सब की तुलना में थोड़ा छोटा है। और यहाँ अलवाई, कोची, एर्नाकुलम, अलपुजा डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ केरला के अंदर, ये सारे इन जिलों में ये पूरा बेल्ट विकसित हुआ है। ये भी खनिजों से काफी दूर है, तो खनिज संसाधन संबंधी जो उद्योग धंधे है वो यहाँ ज्यादा विकसित नहीं हुए। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, और जो हल्के उद्योग है वो यहाँ पर विकसित हुए हैं। मूलतः एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो मसाले जो है वो यहाँ बहुत पैदा होते हैं, और इस वजह से इसका। उसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो यहाँ, वही चाय, कॉफी, मसाले, ये सारी चीजें यहाँ बहुत विकसित हुई है, तो उससे संबंधित उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है। इसके अलावा टेक्सटाइल, शुगर, रबर, मैच बॉक्स, ग्लास, केमिकल, फर्टिलाइजर, मतलब छोटे छोटे उद्योग सब जगह विकसित होते ही है। और रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी कोच्चि के अंदर यहाँ पर विकसित हुई है। तो ये एक छोटा इंडस्ट्रियल रीजन था। चलिए, इन मुख्य औद्योगिक प्रदेशों के बाद हम जो लघु औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी लोकेशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो औद्योगिक प्रदेश है लघु, अमृतसर, अंबाला, पंजाब और हरियाणा दोनों में ये इस तरह से पतला बेल्ट है, यहाँ उद्योगों का विकास हुआ। फिर नंबर 2 को देखिए, ये वाला सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ जो एनसीआर के बिल्कुल करीब है। तीसरा वाला यहाँ देखिए, इसका इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर, उत्तर उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद यहाँ बिहार के अंदर है भोजपुर, मुंगेर इंडस्ट्रियल रीजन है, जो छोटा औद्योगिक प्रदेश यहाँ विकसित हुआ है। इसी तरह से यहाँ असम के अंदर है ब्रह्मपुत्र वैली औद्योगिक प्रदेश, इसको कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर, अजमेर। इसके बाद में यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, देवास, उज्जैन औद्योगिक प्रदेश है, लघु औद्योगिक प्रदेश। छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के अंदर ही एक और औद्योगिक प्रदेश है जिसको हम कहते हैं दुर्ग रायपुर औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आदिलाबाद, निजामाबाद तेलंगाना के अंदर औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ, जो महाराष्ट्र के बिल्कुल पास में है। अगला औद्योगिक प्रदेश हम देखेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में, कोल्हापुर से लेके साउथ कर्नाटक तक लंबा पतला बेल्ट है इस तरह से, जो विकसित हुआ है औद्योगिक दृष्टि से। अगला अगर 12वां हम देखें तो वो है नॉर्थ मालाबार इन केरला, और 13वां बिल्कुल इसके पास में ये साउथ मालाबार इन केरला। ये 13 ऐसे छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं जो इन दूसरे औद्योगिक प्रदेशों की तुलना में इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन छोटे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकसित हुआ है, बड़े सेंटर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो आप इस मैप में देख सकते हो, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, छोटे इंडस्ट्रियल रीजन है। अब हम छोटे जो औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब ऐसे और छोटे छोटे सेंटर है जो ना तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश में पड़ते हैं, ना ही छोटे औद्योगिक प्रदेश में पड़ते हैं, तो लेकिन औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, वो कौन से हैं? यहाँ देखिए 6 औद्योगिक जिले हैं जो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा औद्योगिक जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, और उसमें हम देखेंगे यहाँ जैसे कानपुर, ये लखनऊ, ये गोरखपुर,
इसी तरह से बरेली, ये अलीगढ़, आगरा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ, काफी विकसित यहाँ पर है। और उसी में अगर आगरा हम देखें तो ये चमड़े के सामान के लिए भारत में बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस हम कह सकते हैं, इसकी जूतियां बहुत पॉपुलर है। इसी तरह से अलीगढ़ की भी अगर हम बात करें तो तालों के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। दूसरे 3 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो औद्योगिक जिलों के नाम से जाने जाते हैं, और वो 3 है ग्वालियर, ये वाला, और ये ग्वालियर जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत पॉपुलर है। इसी तरह से भोपाल और जबलपुर भी इसके हैं। तो इस मध्य प्रदेश के 3 जिले। इसके अलावा हर एक राज्य का एक एक जिला और है जो आगे आने वाले हैं उनमें से। जैसे राजस्थान में कोटा औद्योगिक प्रदेश है, इसको औद्योगिक नगरी भी कहते हैं राजस्थान में। इसके बाद में यहाँ बिहार के अंदर देखेंगे तो पूर्णिया एक औद्योगिक जिला है। वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको हम जलपाईगुड़ी कहते हैं। इसके बाद यहाँ ओडिशा के अंदर एक कटक डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, और अंत में हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। तो ये 15 ऐसे जिले हैं जो औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं, और ये न उन मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में है, ना ही इन छोटे औद्योगिक प्रदेशों में मौजूद है। तो ये भारत में औद्योगिक प्रदेश था, उसका संबंधित अध्ययन था। मैं आपको फटाफट कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। भारत में कुल कितने लघु औद्योगिक प्रदेश हैं? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? भारी उद्योगों का सर्वाधिक विकास किस औद्योगिक प्रदेश में हुआ है? किस औद्योगिक क्षेत्र को भारत का औद्योगिक हृदय कहा जाता है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले सम्मिलित हैं? औद्योगिक जिला जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? किन्हीं 2 लघु औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।